मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष लगन कुंडली से वीडियो बनाकर के आपका मार्गदर्शन करता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर कालसर्प दोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 25-30 पेज पत्रिका के हो जाते हैं, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज एक लगभग 60 वर्ष की आयु के पुरुष का प्रश्न आया हुआ है कि गुरुजी, मेरी कुंडली में दो विशिष्ट महापुरुष योग हैं और मैंने काफी कुछ कर लिया, काफी कुछ उपाय कर लिए, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। दर्शकों, विचारणीय है। क्यों? जब पति पत्नी एक बंधन में बनते हैं, विवाह एक पवित्र बंधन है, कुछ दिन के बाद उनकी आशाएं होती हैं कि अपनी विरासत को आगे चले लेकर के, तो उसमें संतान का अहम रोल होता है। और जैसे जैसे समय हो जाता है तो इधर उधर भटकते हैं, संतान नहीं मिलती, तो निराशा का जीवन सभी का होता है, कोई भी होने को, क्योंकि यह सामाजिक है। हम समाज में रहते हैं, हमको समय पर हर चीज चाहिए। जब शादी की है तो संतान भी चाहिए। इतनी लंबी उम्र हम किसके सहारे जिएंगे? क्या कार्य रहेगा हमारा? प्रभु हमको संतान देता है तो हमको देखिए उसको लालन पालन में, शिक्षा विक्षा में, सो बातें हैं, सब आप समझते, जीवन व्यतीत हो जाता है। और जब नहीं मिलती है तो परेशानी आती है और फिर संतान अपनी विरासत को आगे बढ़ाता है। दूसरा उसका प्रश्न था, मेरी कुंडली में दो महापुरुष योग हैं, लेकिन मुझे तो कभी फल मिला नहीं, क्या होता है इनका? दर्शकों, महापुरुष के बारे में मैं आज आपको सूक्ष्म और पिन पॉइंट बताऊंगा कि महापुरुष योग क्या है। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव हैं। पहला, चतुर्थ, सप्तम और दसम ये केंद्र माने गए हैं, केंद्र हैं, ये केंद्र प्रभाव है। और महापुरुष योग कौन से होते हैं, विशिष्ट योग कौन से, उनको विशिष्ट भी बोल देते हैं। पहला आता है मंगल से। मंगल अपनी राशि में हो, मंगल की 2 राशियां हैं, मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, और उसमें राशि में हो और अपनी उच्च राशि में हो। उच्च राशि मकर राशि है, लेकिन केंद्र में हो तो रोचक महापुरुष योग बनता है। पहली शर्त तो यह हो गई कि 1, 4, 7 दसम भाव में मंगल उच्च राशि में हो, मेष राशि में हो और वृश्चिक राशि में हो, तो रोचक महापुरुष योग बनता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है, जिस लगन की कुंडली है उसमें मंगल क्या है, कौन से भाव का स्वामी है, तो उसकी बलवंता उसके ऊपर होती है। शुभ भावों के स्वामी होना चाहिए, योग कारक होना चाहिए। अगर मंगल उच्च राशि में है, मान लिया मेष लगन है यहां पर, तो मंगल यहां आ गया, रोचक योग बनेगा। मेष राशि है, मान लिया। अगर यहां पर मकर राशि आई और मंगल उच्च का होगा तो रोचक योग बनेगा। यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा मकर राशि में। लेकिन मकर राशि के स्वामी शनि की भी शुभ स्थिति होनी चाहिए, तभी उत्कृष्ट फल देगा। उसके साथ साथ और है, मंगल जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी भी शुभ स्थिति में हो, नीच आदि राशि में ना हो, तो बलवंता उस विशिष्ट योग की होगी, रोचक योग की होगी, तब वो ही फायदा देगा। उसके बाद आते हैं भद्र योग। भद्र योग बुध से बनता है, केंद्र में हो, कहीं पर भी हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, अपनी राशि में हो, मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो, स्वयं राशि में हो, कन्या राशि में, उसका बना जाता है। बुध के साथ उसका कोई मित्र ग्रह हो तो अति उत्तम होगा, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह माना गया है। उसको अकेला उसका इतना प्रभाव नहीं मिलता है जिसमें उसके साथ ही ग्रह हो। उसके साथ साथ बुध जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी बलवान की स्थिति में हो, तभी आपको भद्र महापुरुष योग का मिलेगा। मंगल रोचक योग बनाता है, बुध भद्र महापुरुष योग बनाता है। उसके बाद आता है गुरु। गुरु हंस महापुरुष योग बनाता है। गुरु
अपनी राशि में हो, गुरु की दो राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है, अपनी राशि में हो और उच्च राशि में हो, कर्क राशि में हो, इन चार भावों में हो। लेकिन शर्त वही है सभी के लिए, शुभ भावों का स्वामी होगा तो ही होगा। जैसे कि मान लिया यहां पर कर्क राशि आ गई, भाई कर्क राशि में तो उच्च का गुरु होगा और ये सप्तम भाव में केंद्र में है। लेकिन जब कर्क राशि में गुरु यहां होगा तो द्वादश भाव में धनु राशि होगी, द्वादश भाव का स्वामी होगा। कुछ नहीं फायदा मिलेगा दर्शकों उस हंस महापुरुषों का। कुंडली की रचना में वो योग कारक होना चाहिए तभी उत्कृष्ट मिलेगा। अगर ऐसा गुरु यहां पर सप्तम भाव में उच्च राशि में होगा और नौ भाव तो पृथाजनक है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि जो भी योग बना रहा है, चाहे मंगल बना रहा है, रोचक योग बना रहा है या बुध बना रहा है, जिस कुंडली में बना रहा है उस कुंडली में योग कारक है तो उसके उत्कृष्ट फल मिलेंगे। और जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ग्रह जिस उच्च राशि में है उस उच्च राशि का स्वामी भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए, तभी मिलेंगे। आगे बात करते हैं। शुक्र मालव योग बनाता है, शुक्र मालव योग बनाता है। शुक्र की भी कंडीशन वही है, 1, 4, 7 दसम भाव में शुक्र वृषभ राशि में हो, तुला राशि में हो या मीन राशि में हो, उसको उत्कृष्ट फल कब मिलेंगे? जब अगर मीन राशि में है तो मीन राशि का स्वामी गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और शुक्र जिस नक्षत्र में उस नक्षत्र का स्वामी भी अच्छी स्थिति में होनी चाहिए और योग कारक होना चाहिए कुंडली में। जैसे मैं आपको शुक्र के लिए बताऊं, जैसे मकर लगन की कुंडली मैंने यहां पर बनाई है, मकर लगन की, यहां 10 लिखा मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन की में शुक्र पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी है। अगर दसम भाव में शुक्र अपनी राशि में होगा तो उत्कृष्ट मालव योग होगा मकर लगन में। क्यों? मकर लगन के लिए कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी और दसम भाव में है। यहां पर होगा तो मालव योग नहीं बनेगा, केंद्र है यहां पर होगा। दूसरी शर्त, शुक्र यहां पर जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी भी शुभ स्थिति में होना चाहिए। अगर यह स्थिति है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। उसके बाद बलवंता के आधार पर है, डिग्रियों के आधार पर है, उसको पाप ग्रह देख रहा है, उसके ऊपर भी आधार है। दूसरे, कुंभ लगन की कुंडली अगर हो तो कुंभ लगन में शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है, 9 भाव का स्वामी है। तो शुक्र चतुर्थ भाव में अपनी राशि में होगा तो आपको उत्कृष्ट फल देगा, उत्कृष्ट फल देगा। अगर मान लिया कहीं मीन राशि में होगा तो गुरु भी शुभ स्थिति में होना चाहिए तब देगा और शुक्र की भी राशियां ठीक स्थिति में हो तो उत्कृष्ट देगा। बाकी में फल तो मिलेगा लेकिन उत्कृष्ट नहीं मिलेगा, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। हम झंडा लेकर के चले मेरी कुंडली में तो महापुरुष हो गए, कुछ नहीं मिलेगा, साधारण रह जाएगा, नॉर्मल से अच्छा होगा, इतना जरूर कहा जा सकता है। उसका फर्क तो जरूर पड़ेगा, ऐसा नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्कृष्ट फल नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों इन्हीं भावों में, 4 भावों में हो तो शश या शशक योग कह देते हैं उसको, शशक योग बनाता है। वृष, तुला और मीन राशि में हो, वृष यानी मकर, कुंभ और तुला राशि में शनि, मकर की खुद राशि है और कुंभ की उसकी स्वयं की राशि है और तुला उसकी उच्च राशि में होगा, केंद्र में होगा तो शशक योग बनाएगा और वृष और तुला में उत्कृष्ट फल देगा। लेकिन उसके साथ यही है, जिस नक्षत्र में होगा नक्षत्र का स्वामी उसका बलवान होना चाहिए, शुभ स्थिति में होना चाहिए, बाकी में नहीं देगा। कुंडली की रचना के आधार पर अगर योग कारक होगा तो मैंने जैसा आपको बताया वृषभ तुला, वृषभ तुला मैंने आपको बताया ये तुला राशि है, ये तुला लगन की कुंडली मैंने बनाई आपको दिखाने के लिए। यहां पर लगन में उच्च राशि है तो यहां पर शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी एक कारक ग्रह है और शनि अगर यहां चतुर्थ भाव में अपनी राशि में होगा या तुला राशि में होगा तो उत्कृष्ट फल देगा, क्योंकि तुला लगन के लिए कारक ग्रह है। उसकी बाकी दोनों राशियां अच्छी राशि हैं, कारक ग्रह, लगन की रचना के आधार पर वो योग कारक होना चाहिए। वृषभ राशि में देखो तो वृषभ राशि में शनि 9 भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी है और दसम भाव में शनि अगर होगा तो वह शशक योग होगा, उत्कृष्ट होगा। और बाकी राशियों में उत्कृष्ट नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये मैंने आज आपको 5 महापुरुष योग बताए
मंगल रोचक योग बनाता है, बुध भद्र योग बनाता है, गुरु हंस योग बनाता है, शुक्र मालव योग बनाता है, शनि शशक योग बनाता है। ये पंच महापुरुष योग हमारे वैदिक ज्योतिष में है। इनका सबका सारांश ये एक ही है। अब जो महापुरुष होते हैं उनके स्वभाव जैसा होता है, नेचर होता है, उनको सभी चीज का आदर सम्मान मिल जाता है, मतलब एक विशिष्ट व्यक्ति माना जाता है। इसीलिए इसको विशिष्ट योग बता दिया। लेकिन इसका प्रभाव तभी मिलेगा कुंडली की रचना के आधार पर। जो ग्रह विशिष्ट योग बना रहा है वो कुंडली में किस किस भाव का स्वामी है, और जिस उस राशि में है तो उस राशि का स्वामी किस कंडीशन में, किस स्थिति में नक्षत्र का स्वामी है, तब जाकर के उसको फल मिलेगा। तो मैंने आपको बताया। अब जैसे हम बात करते हैं, हमारी जो कुंडली आई है उसमें दो योग बन रहे हैं, मालव योग और शशक योग। देखते हैं उस कुंडली में क्या बनते हैं। विशिष्ट महापुरुष योग उत्कृष्ट फल कब देंगे, कब देंगे मैंने आपको बता दिया। और संतान सुख की हानि, उनका प्रश्न संतान सुख की हानि। जातक का जन्म 31 मार्च 1964 कृष्ण पक्ष 4 विशाखा चरण 2 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लग्न हुआ, 4 डिग्री है, और तीर्थ भाव में चंद्रमा तुला राशि में 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में केतु 13 डिग्री लेकर के विराजमान है, और सप्तम भाव में शनि यहां पर शशक योग बना रहा है, अपनी राशि में है। जैसा मेरे दर्शक ने बताया कि मेरा शनि यहां पर शशक योग बना रहा है, अपनी राशि में है, शशक योग बना रहा है अपनी स्वयं की राशि में। लेकिन दर्शकों ये मत भूलो, अब शनि छठे भाव का भी स्वामी है, वो छठे भाव के भी गुण तो देगा भाई, छठे का भी स्वामी है। और जब हम इस कुंडली में अगर शनि का प्रेडिक्शन देते हैं, क्या होगा, विवाह में व्यर्थ के रोड़ा अटकाएगा, व्यर्थ का किसी चीज का कोई लॉजिक नहीं, विलंब कराएगा, विवाह होते होते रुक जाता है, दैनिक रोजगार में परेशानी आती है। और सप्तम और तीसरी दृष्टि से, नीच दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की हानि होती है। सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है, शत्रु का लगन है, रोग का स्वामी है, मानसिक बल कमजोर देता है, मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है, और भाग्य भी कमजोर होता है, और धर्म का पालन ठीक से नहीं करता। और दसम दृष्टि यहां पर चतुर्थ भाव पर है, तो घरेलू सुखों की हानि होती है। तो भाई उस शशक योग का, विशिष्ट योग का क्या यही प्रभाव होगा? नहीं होगा, क्योंकि शनि यहां पर सिंह लगन की कुंडली में शनि योग कारक नहीं है, तो यहां पर उसका कुछ भी फल नहीं देगा। और शनि राहु के नक्षत्र में, ठीक है, राहु यहां पर आ गया वो बात की बात है, लेकिन शनि यहां पर योग कारक नहीं है सिंह लगन के लिए। सिंह लगन का शत्रु है, छठे और सातवें भाव का स्वामी है, तो कोई उत्कृष्ट फल नहीं देगा, कोई शशक योग का कोई प्रभाव नहीं मिलेगा, और उल्टा परेशानी आएगी। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दर्शकों तीर्थ भाव का स्वामी और दसम भाव में है। शुक्र कृत्तिका नक्षत्र में है, शुक्र कृत्तिका नक्षत्र में है, लेकिन शुक्र अपनी राशि में है, केंद्र में है, और तीर्थ भाव में तुला राशि है। तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है। यहां पर जातक पराक्रम से, अपनी पुरुषार्थ से, अपने दसम भाव, अपने कर्म भाव को, अपने उद्योग को स्टेब्लिश करने के लिए अच्छा होगा। यहां पर पिता और व्यवसाय आदि में वृद्धि होगी, क्यों, अपनी राशि में है, वृद्धि होगी। भाई बहन का सुख होगा, ये भाई बहन का सुख का स्वामी यहां पर केंद्र में, भाई बहन का सुख होगा। माता भूमि मकान का अच्छा योग होगा, क्यों, सप्तम दृष्टि से देख रहा है। शुक्र की जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि होगी तो वह मकान सज्जा द्वारा होगा, सजा धजा होगा, क्यों, शुक्र सजावट का कारक है, सजावट का कारक है, अच्छा होगा। और चतुर्थ होगा, परिश्रमी होगा, जैसे मैंने बता दिया, क्यों, मीन राशि तुला राशि यहां पर है, परिश्रमी होगा, उन्नतिशील होगा, और श्रृंगार का ऐसा आदमी समान काम करे तो बहुत होगा, तो यहां पर होगा। लेकिन शुक्र थोड़ा सा कृत्तिका नक्षत्र में है। दूसरी तरफ यह भी कहा गया है, अब शादी के बाद जब अगर शुक्र सूर्य के नक्षत्र में हो तो नोक झोंक चलती रहती है, उतनी मधुरता नहीं मिलती, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर शुक्र उसको दे रहा है, क्योंकि सिंह लगन तो है, दसम भाव में है, और उसकी दूसरी राशि तीर्थ भाव में परिश्रम से दे रहा, यहां पर उसको कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है। और कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य लगने से यहां पर अष्टम भाव में आ गया, थोड़ा सा कमजोर रहेगा सूर्य को, क्योंकि अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, और सूर्य यहां पर मीन राशि में है, ये एक थोड़ा सा फायदा हो जाता है कि मीन राशि में सूर्य जो है एक दयालु हो जाता है गुरु की राशि में, तो थोड़ा उसको यहां तो फल दे रहा है शुक्र। और दर्शकों शुक्र क्या है, लगाव है।
शुक्र भोग विलास का कारक है। सप्तम भाव कैसा भी हो, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र बेटी है, शुक्र बहन है, शुक्र स्त्री है, शुक्र से लगाव बनता है, शुक्र से उत्पत्ति होती है। बिना शुक्र के लगाव के ये संसार नहीं चलता। जिसका शुक्र बेकार है तो उसका जीवन बेकार है। और शुक्र लक्ष्मी है, धन का कारक है, तो यहां पर शुक्र उसका ठीक है, अच्छा चल रहा है, फल दे रहा, और शनि नहीं दे रहा, ये फर्क हुआ। शुक्र की महादशा चल रही है 2017 से 37 तक, कृतिका नक्षत्र में है, थोड़ा सा रहेगा प्रॉब्लम, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो सभी तो नहीं मिलते, लेकिन समथिंग इज बेटर। शुक्र यहां पर अच्छा है, और शनि यहां पर कोई महापुरुष पुरुष का कोई आपको फायदा कुछ नहीं हो रहा, और उल्टे। और शुक्र पर राहु की दृष्टि है, फिर पीड़ित हो गया। राहु की तीसरी दृष्टि है, और शुक्र यानी शनि और राहु सिंह लगन के लिए अकारक है, सूर्य के शत्रु हैं, तो उसकी कुंडली को कैसे ऊपर उठने देंगे भाई, कैसे हो देंगे, ये तो सहयोग होना चाहिए, तो ये अशुभ है, और यहां पर पीड़ित हो रहा है शुक्र। सप्तमेश है, कहीं और जाएगी नहीं, लेकिन वो बात नहीं है जो सोचे कि मुझे बहुत अच्छा मिल गया, वो एक अलग बात है। अब बात करते हैं संतान की। मैं समझता हूं आपको पंच महापुरुष योग के बारे में अच्छी तरह से मिल गया। अब सिर्फ हो जाने से ही पंच महापुरुष योग नहीं बनता, वह कौन से नक्षत्र में और कुंडली में वो योग कारक है या नहीं है, तभी उत्कृष्ट फल देगा, नहीं है तो नहीं देगा। पराशर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है। बुध जैसे बताया, उसके साथ शुभ फल लेने के लिए उसका मित्र ग्रह साथ में होना चाहिए, क्योंकि बुध स्वयं नपुंसक है। अकेला फल बुध का इतना अच्छा नहीं मिलता है, कमजोर हो जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, मकर लगन हो और कर्क राशि यहां हो तो गुरु उच्च राशिगत होगा, लेकिन यहां पर गुरु की द्वादश भाव में तो धनु राशि है, वो तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी देगी सप्तम भाव में, तो उसका कोई मीनिंग नहीं। अब बात करते हैं संतान की। उसकी आयु 60 वर्ष की होगी, लेकिन संतान नहीं। हम संतान को 3 भाषों में देखते हैं। पहले पहली संतान को ही देखना चाहिए। पहले देखते हैं लगन से। लगन से केतु है संतान के भाव में, और राहु का प्रभाव है। जब केतु प्रभाव देता है संतान में, तो ब्रह्मशाप माना जाता है, तो लगन से भी परेशानी है। उसके बाद जहां चंद्रमा है वो भी एक लगन है, उससे भी 5वां भाव देखना चाहिए। तो चंद्रमा यहां पर है, मान लो ये लगन है, तो 5वां भाव यहां पर सप्तम भाव 5वां भाव बन जाता है चंद्रमा लगन से। तो यहां पर शनि है और राहु की दृष्टि है, तो चंद्रमा लगन से भी संतान प्राप्ति करने में बाधाएं हैं। अब है गुरु से पंचम भाव देखना चाहिए, तो पंचम भाव, गुरु से पंचम भाव लगन पड़ता है, लगन पर शनि और केतु का प्रभाव है, यहां पर भी नहीं है। दूसरा संतान कारक है, और यह गुरु है, संतान देने वाला गुरु है, और इस राशि में धनु राशि है, और गुरु की दृष्टि तो है यहां पर, हर्ष धनु योग तो नहीं बन रहा, गुरु की दृष्टि है, लेकिन केतु का प्रभाव गुरु पर है, और शनि का भी पृथक प्रभाव, तीसरी दृष्टि गुरु पर है, और बुध भी अशुभ है यहां पर देने वाला। तो इस प्रकार गुरु पर पृथाजनक प्रभाव है, और गुरु पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव से पहली संतान होती है, इसलिए संतान मिलने में परेशानी हो रही है, क्योंकि गुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि है और केतु की दृष्टि है, संतान नहीं। अब इन्होंने क्या उपाय किए, क्या नहीं कहते, उपाय सिर्फ एक सहारा है। मैं भी कौन सी बताता हूं भाई गारंटी आपको संतान मिल जाएगी, लेकिन जिसको भी संतान नहीं मिल रही है, तो आप नारायण बलि श्राद्ध करें। नारायण बलि श्राद्ध क्या है? पूर्व जन्म के कर्मों का एफिडेविट है। पूर्व जन्म के कर्मों के, आपके पूर्व जन्मों कर्मों के आधार पर ये कुंडली बनी, उसका नारायण बलि श्राद्ध उसका प्रायश्चित है। और नारायण बलि के साथ पति पत्नी नाग बलि श्राद्ध करें, तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र ये कहता है उसको अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वो एक अच्छा उपाय है, ज्योतिष का उपाय है। बाकी आप जप कराओ, ये कराओ, मैं ये नहीं कहूंगा उससे नहीं मिली। दोष तो कई होते हैं, बुध कुलदेवता दोष होता है, लग्नेश भी यहां पर आ गया, ये भी पितृदोष हो गया, मंगल यहां पर आ गया, अंगारक योग हो गया, अष्टम, कोई चीज एक है, दोस्त तो बहुत होते ही है। ऐसे तो कुंडली का वीडियो पूरा नहीं होगा, बहुत देर लग जाएगी, लेकिन पिन पॉइंट ये है। अब संतान की हानि यह है, संतान की हानि लगन से पंचम भाव, चंद्रमा से पंचम भाव, गुरु से पंचम भाव, संतान का कारक गुरु है, गुरु प्रथाजनक प्रभाव में है, उसकी कोई शांति कराई नहीं, तो मैं नहीं समझता हो। हाँ,
मैंने ये भी देखा है, विवरण पढ़ा, आपने पढ़ा है, 70-75 साल की आयु में भी भगवान दे देता, उसकी मर्जी है। फिर भी मैं कहता हूं, अगर आस्था है तो नारायण बलि श्राद्ध के साथ दोनों पति पत्नी नाग बलि श्राद्ध करें और फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर। आपके कम से कम कर्मों का प्रायश्चित होगा। मेरा विश्वास है आपको संतान मिलेगी। अगर आपको समझते हैं कि मेरा वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है तो भी लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा और इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मैं मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।